आज हमारा क्वेश्चन है कि दो आवेश हैं 4 गुना 10 की घात -9 और दूसरा है -3 गुना 10 की घात -9 जिनके बीच की दूरी देखिए 0.1 मीटर। तो अपने को इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, यानी इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाएगी उन आवेशों के उस रेखा के ऊपर ऐसे बिंदु की जगह पर ज्ञात करनी है कि कहां पे होना चाहिए वो बिंदु जिस पर विभव का मान कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्थिति देखूं तो मेरे पास दो बिंदु है, एक ए जिसका मान है 4 गुना 10 की घात -9 कूलम, दूसरा बिंदु है बी जिसका मान है -3 गुना 10 की घात -9 कूलम। तो अपने को कोई सा भी एक बिंदु ऐसा देखना है जिस पर विभव का मान क्या हो, 0, और वो होना चाहिए इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये अगर देखो कि ये मैंने माना Q1 जो किसका है, प्लस का, और ये जो Q2 है वो किसका दे रखा है, माइनस। ठीक है, तो अपने को अगर विभव 0 करना है तो विभव अगर अपने बात करें तो विभव राशि होती है अदिश, और अदिश राशि का लिए अगर कुल 0 करना है तो एक प्लस का और एक है माइनस का। यानी अगर मैं कोई सा भी बिंदु मान लो P है जिस पर विभव का मान कितना करना है, 0 करना है, तो बिंदु P के लिए होना चाहिए एक तो बिंदु P पर किसके कारण विभव A के कारण, और प्लस में बिंदु P पर किसके कारण विभव B के कारण कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब एक प्लस का और दूसरा क्या हो, माइनस का। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई सी भी सदिश राशि नहीं, अगर सदिश राशि होती तो इसकी दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाता, कट जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों कैसी राशि है, अदिश, तो यानी ये होना चाहिए। और ये तब संभव है जब ये कह सकता हूँ कि VPA का मान बराबर हो किसके, VPB के, लेकिन हो वो किसका, माइनस। ठीक है, यानी ये प्लस का और एक किसका हो, माइनस का। तो अगर अपने बिंदु के कारण देखें तो बिंदु के कारण विभव कितना लिखा था, Q/R, यानी वहां पे किसका वैल्यू रखा था, Q का। तो Q अगर प्लस का रखा तो V किसका आएगा, प्लस का, और Q अगर माइनस का रखा तो V किसका आएगा, माइनस का। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक चीज ये बोल सकता हूँ भी A के कारण जो विभव आएगा वो तो आएगा प्लस का, और B के कारण जो विभव आएगा वो किसका आएगा, माइनस। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद कुल कितना होना चाहिए, 0। अब अपने को ये देखना है कि बिंदु P की स्थिति क्या क्या हो सकती है। हो सकता है जोड़ने वाली रेखा पर बिंदु P यहाँ पे हो और इनके मध्य की दूरी है 0.1 मीटर। हो सकता है बिंदु P यहाँ कहीं है बीच में, हो सकता है बिंदु P यहाँ जिसमें विभव का मान कितना हो, 0। तो अपने पास 3 संभावनाएं है P की होने की, बीच साइड भी हो सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब इनमें से अपने को वो संभावनाएं देखनी है जो अपने काम की है। ठीक है, जिस पर विभव का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा ये चीज सोचनी पड़ेगी भी कुल विभव को 0 करने के लिए जितना विभव A के कारण आना चाहिए उतना ही विभव किसके कारण आना चाहिए, B के कारण। तो इन दोनों चीजों में अगर मैं गौर करूं तो Q1 का वैल्यू जाता है किससे, Q2 से। सिर्फ अगर मान की बात करूं तो Q1 का वैल्यू है 4 और Q2 का वैल्यू कितना है, 3। यानी Q1 का वैल्यू ज्यादा, Q2 का वैल्यू क्या है, कम है। और V अगर देखो तो V लिखते हैं अपने KQ/R, यानी जितना ज्यादा Q उतना ही ज्यादा क्या आएगा, V। ठीक है, कब, जब R का मान क्या हो, नियत। मुझे एक काम करना है, मुझे A के कारण आने वाला विभव और B के कारण आने वाले विभव दोनों के विभव को बराबर करना है। तो दोनों के विभव को बराबर करने का मतलब ये है भी Q1 अगर V के मान को बढ़ा रहा है तो R मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा वो V के मान को क्या करते हैं, घटा दे। ठीक है, यानी Q के कारण जितना मान बढ़ता है उतना मान R के कारण क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से जितना Q के कारण मान घट रहा है उतना ही R के कारण मान क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को दोनों के मान क्या करने, बराबर। यानी Q1 जितना ज्यादा V को बढ़ाएगा उससे उसका R उतना ही क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। यानी R उसके E के मान, V के मान को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। अब R V के मान को कब घटाएगा, जब R का मान क्या हो, ज्यादा हो, क्योंकि V है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी एक चीज ये बोल सकता हूं कि जिसका Q ज्यादा है, Q ज्यादा होने के कारण V क्या होगा, ज्यादा। तो मेरे को उसको क्या करना है, कम करना है। तो R का मान क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बेसिक कंसेप्ट लगाना है भी अगर Q ज्यादा है तो उससे R का मान क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा, ताकि ज्यादा Q के मान को R वो नेग्लेक्ट कर सके, यानी V के मान को अपने कहीं ना कहीं क्या कर सके, बराबर कर सके। इसलिए जितना ज्यादा आवेश उससे दूरी भी उतनी ज्यादा, और जितना कम आवेश उससे दूरी भी उतनी
कम, क्योंकि मुझे अगर Q कम है तो V का मान कम आएगा, और V का मान कम है तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, जिसके लिए मुझे R को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। इसलिए अपने को ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं ये लिखूं कि Q1 का वैल्यू ज्यादा है किससे, Q2 से, तो R1 का वैल्यू कम होना चाहिए किससे, R2 से, ताकि आवेश का जो प्रभाव उसको क्या कर सके, नगण्य कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपने को यूज में लेनी। तो ये कंसेप्ट जिन जिन बिंदुओं के लिए लगता है वो बिंदु अपने को रखने हैं, और जिनके लिए ये लागू नहीं होता उस बिंदु को क्या कर देना है, हटा देना। ठीक है, तो पहले इस बिंदु के लिए बात करो। इस बिंदु के लिए Q1 ये है, Q2 ये, तो Q1 ये है, तो इस Q1 से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जबकि इसके अंदर देखो तो Q1 से दूरी तो कम है और Q2 से दूरी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इस बिंदु की स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए इस P को हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये A से तो दूरी कम रख रहा है, जबकि A से दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके लिए, ठीक है, बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए अगर देखूं तो बिंदु B के लिए Q2 है। ठीक है, तो बिंदु B अगर मैं देखूं तो बिंदु B के पास में कौन सा बिंदु है, P है। ठीक है, तो ये वैल्यू कम है और उससे दूरी भी क्या है, कम है। ये वैल्यू ज्यादा है, इससे दूरी भी क्या है, ज्यादा है। तो ये अपने जो कंडीशन बनाई थी उसमें क्या होता है, पूरी तरीके से सेट बैठता है। ठीक है, और अगर मैं इस बिंदु P के लिए बात करूं तो ये बिंदु P तो संभव है, यानी VP1 कितना हो सकता है, 0। इस बिंदु की बात करूं तो ये दोनों के बीच में आ रहा है, और ये B के तो क्या होना चाहिए, पास, और A से क्या होना चाहिए, दूर, क्योंकि A का मान क्या है, ज्यादा। इसलिए जितना ज्यादा आवेश उससे दूरी भी उतनी ज्यादा, और जितना कम आवेश उससे दूरी भी उतनी कम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे बिंदु P की दो स्थितियां मिल सकती है, एक बिंदु P1 के लिए और एक बिंदु P2 के लिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूं जैसे P2 के लिए, तो ये दूरी मैंने कितनी मान ली, x, तो ये कितनी बची, फिर 0.1 माइनस x, तो मैं पहले कर रहा हूं VP2 कितना, 0, और VP2 0 के होने के लिए कितना होना चाहिए, VP2 पर पहले किसके कारण, A के कारण, और प्लस में VP2 पर किसके कारण, B के कारण वैल्यू कितनी, 0, तो इनका वैल्यू रखो। तो VP2A के Q कितना आएगा, Q1 बटे में x वर्ग, प्लस में P2 पर किसके कारण, B के कारण, B से दूरी कितनी है, ये लिख सकता हूं K, इसका वैल्यू है Q2, और बटे में कितना 0.1 माइनस x, किसके इक्वल आना चाहिए, 0, तो इनका वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं K Q1 का वैल्यू कितना है, 4 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में कितना x, प्लस में K ये कितना माइनस का वैल्यू, ठीक है, 3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में कितना 0.1 माइनस x इक्वल टू किसके, 0 के, उसको उस साइड ले जाओ, तो ये बचा K गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे x इक्वल टू हो गया K इंटू 3 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे में 0.1 माइनस x। तो ये अगर K से K, तो ये बच गया 4 बटे x बराबर 3 बटे 0.1 माइनस x। इसको सोल्व कर लो, 4 इंटू 0.1 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 3x, तो ये हो गया अपने पास 0.4 माइनस 4x इक्वल टू कितना 3x। उसको उस साइड लेके जाओ, 0.4 इक्वल टू कितने 7x, तो x का वैल्यू आ गया 0.4/7 मीटर। कहां से, कौन से बिंदु से, A बिंदु से। तो P1 P2 की तो स्थिति आ गई। इसी तरीके से कौन सा बिंदु दूसरा मानना आपने, VP1, वो भी कितना 0, VP1 0 कब हो सकता है, जब ये लिख लूं VP1 पर किसके कारण, A के कारण, और प्लस में VP1 पर किसके कारण, B के कारण कितना हो 0, तो इसका वैल्यू रख दो, ये बन गया KQ1, और बटे में KQ1 का वैल्यू कितना है 4 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में A से अगर मैं दूरी मानूं तो मैंने A से दूरी कितनी मान ली, मान लो x, ठीक है, सॉरी, अगर मैं B से दूरी कितनी मान लूं x, तो A से दूरी कितनी होगी, A से दूरी ये नहीं होगा कि 0.1 प्लस x, ये अगर x है तो ये टोटल कितनी होगी 0.1, तो ये नहीं, और प्लस में क्या लिखा x, तो अगर बिंदु A से बात करूं इससे, तो उससे दूरी कितनी है 0.1 प्लस x, ये दूसरा माइनस का होगा क्योंकि 3 है, माइनस का है, 3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में इसकी दूरी कितनी है x, किसके बराबर हो 0 के, तो उसको उस साइड ले लो, ये अपने पास बच गया k गुना 4 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे 0.1 प्लस x इक्वल टू आ गया k गुना 3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटे में x, तो 10 की घात माइनस 9 k से k, तो ये कितना 4 बटे 0.1 प्लस x इक्वल टू 3 बटे
x, तो इनको गुना करके किया हो गया 4x बराबर 0.3 प्लस 3x, ये इधर गुना होना, तो इसको इधर लेके आओ तो 4x 3x इधर लेके आओ, कितना बचा सिर्फ x बराबर कितना 0.3। ठीक है, तो इस आधार पर अपने 2, इसमें बस बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जिस बिंदु पर विभव का मान शून्य करना है उसके लिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जिसका आवेश का मान ज्यादा हो उससे दूरी भी क्या हो ज्यादा, और जिस बिंदु के लिए आवेश का मान कम हो। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनको चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया, ये डायग्राम दे रखा है और उसके अंदर जो दो बिंदु है ए और बी जिनका विभव दे रखा है VA व VB, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि VA माइनस VB क्या हो। ठीक है, तो एक तो बिंदु ए का विभव ज्ञात करना और दूसरा बिंदु बी का। तो अगर बिंदु ए पर विभव की बात हो तो बिंदु ए के लिए कितने आवेश है, एक प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, तो बिंदु ए पर दो विभव आ सकते हैं, एक तो प्लस क्यू और बटे में आर कितना है ए, दूसरा विभव कौन से कारण माइनस क्यू, लेकिन ये है माइनस क्यू और बटे में दूरी कितनी है आर प्लस ए, ये अपने पास हो गया के क्यू बटे ए माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए। इसी तरह अगर मैं VB की बात करूं तो बिंदु बी पर भी कितनों के कारण विभव आएगा, दो के कारण, तो इसको ये लिख सकता हूं के क्यू ए प्लस क्यू के कारण देखो तो कितना आर प्लस ए, और दूसरा अगर माइनस क्यू के कारण देखो तो माइनस क्यू से दूरी कितनी है सिर्फ ए, तो ये लिख सकता हूं के क्यू आर प्लस ए माइनस के क्यू बटे ए। तो अपने को क्या पूछा है VA माइनस VB, तो अगर VA माइनस VB की बात करूं तो VA माइनस VB को क्या लिख सकता हूं, VA का वैल्यू KQ बाई A प्लस माइनस KQ बाई R प्लस A, और VB माइनस करना है तो माइनस के लिए ये तो हो गया KQ R प्लस A, और आगे माइनस है वो किसका हो जाएगा प्लस का KQ बटे A। ठीक है, ये तो क्या, अगर इसको मैं देखूं तो ये बन गया अपने पास 2KQ बाई A, KQ बाई A KQ बाई A, और ये भी किसका 2 टाइम्स KQ बाई R प्लस A, तो यहाँ पे 2KQ कॉमन आ सकता है, ये कितना बच गया 1 बाई A माइनस 1 बाई R प्लस A, इसको सोल्व करो, ये बन गया 2KQ, एलसीएम कितना A और R प्लस A, ये वैल्यू हो गई अपने पास R प्लस A माइनस कितना A, तो A से कैंसिल आउट, ये बन गया 2KQA, तो 2KQR बटे A इंटू R प्लस A। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को विद्युत विभव दे रखा है V बराबर 343 बटे R वोल्ट। ठीक है, तो अपने से एक स्थिति सदिश दे रखा है R इक्वल टू 3 IKF प्लस 2 JKF माइनस 6 KF के लिए अपने को किसकी गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की, यानी अपने को V दे रखा है और उससे मान किसका निकालना है E का। ठीक है, लेकिन उसको निकालना है 3 IKF प्लस 2 JKF प्लस माइनस 6 KF के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने E और V के अंदर बात करें तो E इक्वल टू क्या लिखा था माइनस का dV बटे dr। ठीक है, स्थिति से इसकी बात करेंगे अपने बाद में, तो अगर मैं E की बात करूं तो E इक्वल टू ये लिख सकता हूँ dV बटे dr, तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा dV बटे dr, पहले फाइंड आउट करो dV बटे dr, बाद में आगे निशान किसका लगा देंगे माइनस का, तो dV बटे dr किसका V का, तो V का वैल्यू अपने पास कितना है 343 और बटे में कितना R, तो यहाँ पे 343 अब होते हैं नॉर्मल संख्या है वो किधर आ सकती है बाहर, तो dV बटे dr किसका 1 बटे R का, तो इसको ये लिख सकता हूँ 343 d बटे dr, अगर देखूं तो इसको ये लिख सकता हूँ क्या d बटे dr r की घात कितनी माइनस 1, ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो इसका अवकलन कर लो 343 d बटे dr r की घात माइनस 1 का क्या होगा x की घात n का अवकलन क्या होता है n गुना x की घात n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस 1, ये कितना हो गया माइनस का 343 r की घात कितनी माइनस 2, तो यहाँ पे अगर मैं E का वैल्यू देखूं तो E का वैल्यू हो गया 343 माइनस का, और वो भी R का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने उसने स्पेशल सदिश के लिए पूछा ये, तो स्पेशल सदिश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि, तो सदिश राशि के लिए मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी दिशा, इसको ये लिख सकता हूँ माइनस, अगर तो ये तो आया dV बटे dr, अगर E देखो तो E के आगे निशान किसका आना चाहिए माइनस का, तो पता है E बराबर ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, तो E का मान आ गया 343 बटे r का स्क्वायर। और अगर मैं ये कहूं भी E एक सदिश राशि है तो सदिश के लिए इसकी क्या देनी पड़ेगी दिशा, तो दिशा 343 से तो दे नहीं सकते, नॉर्मल संख्या है, दिशा किससे r से, और r के लिए किसी भी चीज को दिशा देने के लिए किससे गुणा करते हैं उसके इकाई सदिश, इसलिए किससे गुणा किया r कैप से, इसको ये लिख सकता हूँ 343 बटे r स्क्वायर, और आगे क्या लिख सकते हैं r सदिश बटे r का परिमाण,
तो ई का वैल्यू कितना है अपने पास 343 बटे आर की घात कितनी 3, क्योंकि आर के मापांक को आर की को लिख सकता हूँ गुणा में आर सदिश। आर सदिश का वैल्यू दे रखा है तो अपने को आर का परिमाण ही पूछिए, क्योंकि आर इस चीज को दर्शा रहा है। तो किसी भी सदिश का जो परिमाण है वो कैसे दर्शाते हैं, आई कैप के गुणज का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणज का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणज का स्क्वायर, यानी पहले तो आएगा किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस के 6 का स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू कितना है 9 प्लस कितना हो गया 4 और प्लस कितना 36। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो आर का वैल्यू कितना है अपने पास 49। ठीक है, तो जिसके आधार पे अपने ये कह सकते हैं आर का वैल्यू कितना आना चाहिए 7। इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो पता है अगर ई देखूं तो ई अपने पास कितना 343 बटे 7 की घात कितनी 3 और गुणा में आर सदिश कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। यहाँ पे 7 की क्यूब से 343 गया, क्योंकि 7 की क्यूब कितनी होती है 343। तो ई सदिश का वैल्यू कितना आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में विभव का वैल्यू दे रखा है v बराबर v x y z तीनों का फलन है v बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस में 6y है। ठीक है, जहां पे v है वो तो वोल्ट में और x y z जो मान देते हैं वो किसमें है मीटर में। तो अपने को विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है कौन से बिंदु पे 1,1,1 पर। ठीक है, यानी मुझे e का वैल्यू फाइंड आउट करना है 1,1,1। तो अगर E और D के अंदर संबंध देखो तो E को लिखते हैं माइनस का dV बटे dr। ठीक है, लेकिन अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो E आएगा वो कैसे आएगा, E के लिए अपने को सदिश थी और सदिश अगर देखो तो E का वैल्यू V अगर देखो तो x y z तीनों पे निर्भर कर रहा है। तो कल अपने बात की थी अगर V का वैल्यू x y z तीनों पे निर्भर करता है तो वहां पे उसका अवकलन नहीं होता, वहां पे होता उसका आंशिक अवकलन, यानी जिसके सापेक्ष अवकलन हो उसको स्थिर रखो, बाकी उसके अलावा सारे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुल E अगर देखूं तो कुल E के लिए क्या आएगा माइनस का डेल V बटे डेल x और इसका भी क्या आएगा आई कैप, बाद में माइनस का डेल V बटे डेल y जे कैप माइनस का डेल V बटे डेल z। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुल E के लिए क्या लिखूंगा ex आई कैप प्लस ey जे कैप और प्लस ez के कैप। तो अपने ex को क्या लिख सकता हूँ माइनस का डेल v बटे डेल x। ठीक है, ey को क्या लिख सकता हूँ माइनस का डेल v बटे डेल y और ez को क्या लिख सकता हूँ डेल v बटे डेल z। तो पहले फाइंड आउट करते हैं अपने डेल v बटे डेल x, निशान माइनस का बाद में लगा लेंगे। तो डेल बटे डेल x किसका करना है v का, तो v का वैल्यू कितना है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, तो अगर इसके अंदर रखूं तो बीच में निशान प्लस माइनस के निशान को क्या कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ भी लिख सकता हूँ डेल बटे डेल एक्स किसका 6x का, डेल बटे डेल एक्स किसका 8xy का, माइनस डेल बटे डेल एक्स किसका 8y का और प्लस में डेल बटे डेल एक्स किसका 6yz का। 6 क्या है नहीं है, ये आया डेल बटे डेल एक्स किसका x का। यहाँ पे अगर मैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहा हूँ तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन के अलावा जो भी चीजें वो सारी किस केस में आएगी नियत में आएगी। तो इसमें x केवल अचर है, अगर y है तो वो भी किसमें आएगा नियत में। तो यहाँ पे बार आएगा 8y, क्योंकि यहाँ पे आंशिक अवकलन कर रहा हूँ। तो बच गया डेल बटे डेल x किसका x का माइनस 8y, तो 8 तो नियत है और y में क्या माना जाएगा नियत, तो नियत का अवकलन कितना 0 प्लस अगर मैं 6yz की बात करूं तो आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष x के, तो इसमें x है ही नहीं और x के अलावा जो भी चीजें वो सारी क्या मानी जाएगी नियत, और किसी भी नियत का अवकलन कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू भी 0। तो अपने पास अगर x का अवकलन देखो कितना 1 माइनस 8 में x का अवकलन कितना 1, तो ये तो है डेल v बटे डेल x। लेकिन डेल v बटे डेल x के अंदर ये किसका फाइंड आउट करना है माइनस का, तो ex तो होना चाहिए माइनस का डेल v बटे डेल x। तो माइनस का वैल्यू रख दो, माइनस का वैल्यू रखूं तो ये हो गया 6 माइनस 8y, ये किसका हो गया प्लस का, तो ये माइनस और प्लस का 8y। ये जो ex है ex का वैल्यू अपने पास ये आ गया। इसी तरह किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ey का। तो अगर मैं बात करूं ey के लिए ey आना चाहिए माइनस का डेल v बटे डेल y। तो पहले फाइंड आउट करो डेल v बटे डेल y। तो डेल v बटे डेल y अगर मैं लिखूंगा तो पहले डेल v बटे डेल y के लिए सबसे पहले किसका अवकलन है 6x का, माइनस डेल बटे डेल y किसका 8xy का, माइनस डेल बटे डेल y किसका 8y का और प्लस में डेल बटे डेल y किसका 6yz
जेड का, तो एक्स है और अवकलन किसके सापेक्ष वाई, तो ये सारी चीजें किसमें है नियम में, तो कितना 0 माइनस वाई के सापेक्ष अवकलन है तो 8x किधर आएगा बाहर, डेल बटे डेल वाई किसका आएगा वाई का, माइनस वाई के सापेक्ष है तो 8 तो आ गया बाहर, डेल बटे डेल वाई किसका वाई का, प्लस में 6z बाहर आ सकता है क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष वाई, तो उसके अलावा जो भी चीजें किसमें आएगी स्थिर में, तो डेल बटे डेल वाई किसका 6z बाहर आएगा किसका वाई का, तो कितना बच गया माइनस का 8x क्योंकि वाई का अवकलन 1 और ये माइनस का 8 क्योंकि वाई का अवकलन 1 और प्लस का 6z। तो अगर मैं ई वाई की बात करूं तो ई वाई के लिए इसके आगे निशान किसका माइनस का, और माइनस का निशान रखते हैं इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो हो गया 8x प्लस 8 और माइनस का 6z। इसी तरह अगर मैं बात करूं ई जेड के लिए तो ई जेड के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा डेल v बटे डेल जेड, तो पहले फाइंड आउट करो डेल v बटे डेल जेड, डेल v बटे डेल जेड का वैल्यू कितना आएगा, डेल बटे डेल जेड किसका 6x का, माइनस डेल बटे डेल जेड किसका 8xy का, और माइनस डेल बटे डेल जेड किसका आएगा 8y का, और प्लस में डेल बटे डेल जेड किसका आएगा 6yz का, तो इसका अवकलन कितना 0, इसका अवकलन भी कितना आएगा 0, इसका अवकलन भी 0 को मिल जाएगा, तो उसका अवकलन कितना आएगा 6y का आएगा और z का अवकलन कितना 1, तो यहाँ पे अगर Ez की बात करूं तो Ez कितना आएगा माइनस का 6y, तो अपने कुल E के लिए दोनों तीनों E का क्या रख दो वैल्यू रख दो, ठीक है। तो अगर मैं टोटल E के लिए बात करूं तो टोटल E के लिए क्या आएगा Ex I के प्लस Ey J के प्लस Ez के, तो अपने क्या करना है इन तीनों का क्या रखना है वैल्यू रखना है, तो अगर इन तीनों का वैल्यू रखें अपने तो तीनों के वैल्यू के लिए तीनों का अगर वैल्यू रखूं मैं तो कुल E के लिए आ गया Ex का वैल्यू कितना है माइनस का 6 प्लस 8y और आगे क्या आएगा I के, ठीक है। बाद में आएगा प्लस में Ey का वैल्यू कितना है अपने पास, Ey का वैल्यू है 8x प्लस 8 माइनस 6z और इसका भी क्या आएगा j के, और लास्ट वर्ड जो है वो कितना है Ez जो किसका है माइनस का 6y के। तो अपने को कौन से बिंदु के लिए फाइंड आउट करना है 1,1,1 तो तीनों वैल्यू रख दो, तो माइनस का 6 प्लस 8 इंटू वाई की तरफ भी बनाएगा और ये आई के, प्लस में 8x की तरफ भी बनाएगा माइनस 6z की तरफ कितना 1 और ये किसमें j के, माइनस 6y की तरफ कितना 1 और ये क्या आया k के, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास प्लस का 2i के, ठीक है, और ये हो गया अपने पास प्लस का 10j के और लास्ट वाला माइनस का 6 के। तो अपने से पूछा ई का परिमाण, तो ई के परिमाण के लिए क्या करेंगे आई के गुणज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 6 का स्क्वायर, तो अपने पास वैल्यू आ गया 4 प्लस 100 और प्लस में कितना 36, तो रूट का कितना 140, जो किसको बताता है ई के। आज अपने बात करेंगे किसी गोलीय कोष या कोई कुचालक गोले के कारण कितना विभव है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अपने को गोलीय कोष की बात करें चालक गोला, दोनों की बात एक ही, ठीक है, दोनों सेम चीजें। ये अपनी बात की थी विद्युत क्षेत्र के अंदर, क्यों, क्योंकि अगर गोलीय कोष है तो अंदर से खोखला होगा जिसके ऊपर आवेश सिर्फ ही कहां पे बटना है सतह पे। और अगर मैं बात करूं चालक गोले की तो चालक गोले में भी अपने बात करें चालक की, तो चालक के अंदर एक बात लिखी थी चालक के अंदर जो आवेश है वो कहां पे बढ़ता है उसकी सतह, ठीक है। तो दोनों स्थितियां सेम ही, कुचालक गोले के अंदर अलग कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर गोलीय कोष या चालक गोले के अंदर बात करें तो उसके अंदर जो विद्युत जो विभव है, ठीक है, वो दोनों सेम है, ठीक है। तो वहां पे जब भी अपने विद्युत क्षेत्र या विभव की बात करते हैं तो उसके अंदर गोले के लिए अपने 3 स्थितियां मानी थी, ठीक है। पहली स्थिति मानी थी जब बिंदु जो P है वो उस गोले से किधर हो बाहर, दूसरी स्थिति मानी थी जब बिंदु P उसकी कहां पे हो सतह पे, तीसरी स्थिति मानी थी जब बिंदु P कहां पे हो उसके अंदर स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्थितियों की बात करनी है, एक तो वो स्थिति जब बिंदु किधर हो बाहर, तो मैंने मान लिया गोलीय कोष है या फिर कोई चालक गोला है जिसकी त्रिज्या तो है कैपिटल R और आवेश है कैपिटल Q। तो जैसे ये मैंने माना गोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R और आवेश है कैपिटल Q, ठीक है। अब उसके लिए 3 स्थितियां, जैसे पहले अगर बात करूं कि जब बिंदु P किधर हो बाहर है, बिंदु P बाहर हो, तो जैसे मान लो ये रहा बिंदु P जिसके केंद्र से दूरी कितनी है R, और यहाँ पे जो R है वो बड़ा है किससे कैपिटल R से, ऐसी कुछ स्थिति है, ठीक है।
तो अगर मैं ये कहूं भी आर बड़ा है किसी कैपिटल आर से, तो इस स्थिति के अंदर अगर v की बात करूं तो कल अपने लिखा था v इक्वल टू होता है माइनस का ई डॉट डी आर, और मैं कहां से लेके आ रहा हूं, अनंत से बिंदु आर तक। तो अगर मैं विभव के लिए अनंत से बिंदु आर तक लेके आऊं तो ये अनंत है और ये बिंदु पी, तो दिशा ये कुछ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये होनी चाहिए तो विस्थापन कर रहा हूं इस साइड, और मैं कार्य भी बाह्य के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, बाह्य के लिए निकाल रहा हूं, आंतरिक के लिए निकालोगे तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, यानी अंदर वाला के लिए होगे तो ये v है वो माइनस का आ सकता है, और बाहर वाला के लिए होगे तो v किसका आएगा, प्लस का। उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मान उनका दोनों का क्या आएगा, समान आएगा, एक में प्लस आ सकता है और दूसरे में माइनस, उसका अपने को कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बाह्य के कारण निकालूं तो बाह्य कारण ये जो आवेश को मैं इधर भी स्थापित कर रहा हूं, ठीक है, तो विस्थापन इस साइड, तो बाह्य बल भी मेरे को इसी साइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पे बल की दिशा उस तरफ लगाएगा, ठीक है। और सेम दिशा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये प्लस का माइनस का कुछ भी है अपने ये जनरेट रहेगा। अभी अगर मैं ई डी आर कोस थीटा लिखूं, ई डॉट डी आर है तो उसकी जगह क्या आएगा, ई डी आर है कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू कितना रखते रहे, एक, क्योंकि अपने को दो कार्य निकाल सकते हैं, या तो विद्युत क्षेत्र वाला या फिर बाह्य वाला, ठीक है। इसलिए मैं जो इनके बीच में डॉट है उसके कारण कितना लेके चल रहा हूँ, कोण 0 डिग्री लेके चल रहा हूँ, ताकि दोनों की दिशा क्या है, समान, ताकि अपने प्लस माइनस वाला झंझट नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर इस साइड लेके आऊं तो डी आर इस साइड और बाह्य बल भी मेरे को इस साइड ही लगाना पड़ेगा, इसलिए दोनों के मध्य का कोण कितने डिग्री, 0, तो दोनों के मध्य का कोण अगर 0 डिग्री आया तो कोण 0 डिग्री आने का मतलब इसको सिर्फ क्या लिख सकता हूं, माइनस का ई डी आर, और अनंत से कहां तक है, आर तक, ई डी आर कोस थीटा, और कोस 0 का वैल्यू कितना 1। अब अपने को ये पता है कि बिंदु P बाह्य है, तो बाह्य बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, बाह्य बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ/R का स्क्वायर, और गुणा में आगे कौन ऊपर है, डी आर अनंत से लेके कहां तक है, आर तक, तो K और Q तो आ गया बाहर, माइनस का समाकलन किसका 1/R स्क्वायर है, डी आर अनंत से लेके कहां तक है, आर तक। तो इसको अपने अगर 1/R स्क्वायर का मैं हल करूं तो इसको ये लिख सकता हूं, माइनस का KQ 1/R स्क्वायर का समाकलन क्या आ सकता है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, R की घात -2, और आगे क्या आएगा, डी आर, डी आ गया माइनस का KQ, R की घात -2 का समाकलन क्या आएगा, माइनस का R की घात कितनी, -1, क्योंकि x की घात n+1 होता है, और n से लेके कहां तक है, R तक, ठीक है। तो ये बच गया माइनस का KQ, ये बच गया माइनस का 1/R, अनंत से लेके कहां तक है, R तक। तो पहले अपर लिमिट रखो, ये बन गया माइनस का KQ, पहले 1/R माइनस, और आगे पहले से माइनस किसका, प्लस 1/, अनंत, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का KQ, और 1/अनंत कितना 0, तो माइनस का 1/R, तो माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितना आया KQ/R, कौन से बिंदु के लिए, बाह्य बिंदु के लिए। तो अगर मैं बाह्य बिंदु की स्थिति के अंदर देखूं तो बाह्य बिंदु के अंदर जो विभव का वैल्यू है वो कितना आता है, KQ/R, और KQ/R वैल्यू किसके लिए आता है, एक बिंदु आवेश के लिए। इसलिए अपन ये चीज कह सकते हैं, बाह्य बिंदु के लिए जो गोलीय कोश है, जो चालक गोला है, वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। और ये बिंदु अगर मैं बात करूं सतह के लिए, P कहां पर हो, सतह पर हो, तो अगर P सतह पर हो तो P सतह पर होने का मतलब ये है स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R के, तो वहां पे V का वैल्यू कितना आएगा, KQ/R, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 नंबर बिंदु, जब R छोटा हो, R से यानी आंतरिक बिंदु हो, अगर बिंदु आंतरिक हो तो आंतरिक के लिए जैसे ये बिंदु P है जो उसके अंदर स्थित है R, और ये उसकी सतह कैपिटल है। अब अगर विभव या कार्य निकालना है तो उसके लिए जो आवेश है वो कहां से लेके आना पड़ेगा, अनंत से। तो अगर अनंत से मैं आंतरिक बिंदु तक जाऊं तो मेरे पास दो प्रकार के कार्य आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर V लिखूं तो V आना है E डॉट डी आर, E है वो दो टाइप से आ सकता है, पहला बाहर से सतह तक E अलग होता है, और जैसे अंदर एंटर करते हैं अपने, चाहे गोलीय कोश हो चाहे चालक गोला हो, अंदर E का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है भी यहाँ पे मैं कार्य सीधा अनंत से यहां तक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर E बदल रहा है, ठीक है। एक तो E है वो बाहर तक तो ये,
बाहर तक तो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, सतह पर होता है के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और आंतरिक बिंदु पर कितना होता है 0। इसका मतलब यह है कि ई है उसके मुझे दो टुकड़े कर सकता हूं। पहला टुकड़ा बाह्य बिंदु से कहां तक है, सतह तक, और बाद में सतह से किधर जाओ, अंदर, क्योंकि उस स्थिति के अंदर जो ई है उसका मान क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। तो इसलिए मैंने v के लिए ई का समाकलन तो कर दिया, लेकिन ई का समाकलन करना पड़ेगा 2 बार अनंत से कैपिटल आर तक, और प्लस में ये भी किसका आएगा, फिर माइनस का, प्लस माइनस माइनस ई डी आर कैपिटल आर से कहां तक है, स्मॉल आर तक। यानी पहले तो अनंत से उसकी सतह तक जाओ और बाद में सतह से कहां जाओ, उसके अंदर। और ये दो टुकड़े क्यों किए, क्योंकि गोले को उसके बाहर तो ई का मान अलग होता है और अंतर क्या होता है, अलग। अंदर मान कितना होता है 0, इसलिए मैंने इसके कितने टुकड़े किए, 2। तो ये अगर देखूं तो अनंत से कैपिटल आर यानी अनंत से सतह तक आ रहा हूं, तो अनंत से सतह के लिए अपने वैल्यू कितनी निकाली है, के क्यू बटे कैपिटल आर। अगर आंतरिक बिंदु की बात करूं तो आंतरिक बिंदु पर ई का वैल्यू कितना होता है 0, तो अगर ई 0 है तो पूरी चीज क्या होगी 0, तो ये पूरा वैल्यू कितना 0, तो ई का मान कितना आता है के क्यू बटे आर। ठीक है, यानी बाह्य बिंदु के लिए के क्यू बटे स्मॉल आर, सतह के लिए के क्यू बटे कैपिटल आर, और आंतरिक बिंदु के लिए भी के क्यू बटे कैपिटल आर। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ई और आर के लिए, ठीक है, तो मैंने ये दिखाया जैसे आर, तो ये 3 स्थितियां हो सकती है, आर बड़ा हो, आर छोटा हो कैपिटल आर से, आर बराबर आर हो, और आर जब है बड़ा हो इससे कैपिटल है आर से, यहाँ पे ई। तो अगर मैं पहले स्मॉल आर जब छोटा है आर से, तब उसका विभव किसके बराबर है, सतह के। तो पहले तो ग्राफ आएगा सीधी रेखा एकदम नियत रहेगा, कब तक है, जब तक मान कितना हो के क्यू बटे कैपिटल है आर। और उसके बाद अगर बाह्य बिंदु के लिए देखो तो बाह्य बिंदु के लिए जो आगे जो विभव है वो आर की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो वहां पे आता है सहायताकार अतिप्रवृत्त। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ प्राप्त होगा ऐसे। आंतरिक बिंदु के लिए मान विभव का क्या रहता है, नियत, कहां तक है, के क्यू बटे कैपिटल आर तक। और यहाँ पे मैंने ई के 2 भाग क्यों किए, वी के 2 भाग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो ई है, ठीक है, वो गोलीय कोश से बाहर तो अलग और उसके आंतरिक। नेक्स्ट अगर अपने बात करें किसी कुचालक गोले के लिए, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कुचालक गोले के लिए, ठीक है, कुचालक गोले के लिए अगर विभव की बात करें तो उसी प्रकार गोले के लिए सबसे पहली कंडीशन उसके लिए बिंदु की स्थिति, और उसके लिए बिंदु की स्थिति कितनी हो सकती है 3, एक बाह्य बिंदु, एक सतह पर और एक है आंतरिक। तो मैं पहली स्थिति ये ले रहा हूं कि जब जो स्मॉल आर है वो बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से, यानी कौन सा बिंदु हो, बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु के लिए जैसे ये कुचालक गोला है, तो अपने को एनसी पता है कि कुचालक गोले के अंदर जो आवेश है वो किसके रूप में बढ़ता है, उसके आयतन के रूप में, यानी ये जो आवेश है वो उसके संपूर्ण रूप में वितरित होगा इस प्रकार से। और इसके बिंदु ओ से दूरी कितनी है, पी की स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या कितनी मानी मैंने, कैपिटल आर। तो वही बी के लिए क्या आना चाहिए, माइनस का ई डॉट डी आर। कहां से लेके आऊं उसको, अनंत से, तो मैं लेके आ रहा हूं अनंत से बिंदु आर तक। तो वही अगर अपने दोनों दिशा में बाह्य के लिए बात करें तो दोनों के मध्य का कोण कितने डिग्री, 0 डिग्री होने का मतलब है ई डॉट डी आर को सिर्फ क्या लिख सकता हूं, ए डी आर। तो इसलिए मैंने लिखा इसको माइनस का अनंत से स्मॉल आर तक ई डी आर। तो ये जो ई है वो कौन से बिंदु के लिए है, बाह्य बिंदु के लिए। और बाह्य बिंदु के लिए ई का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर, चाहे कुचालक गोला उसके लिए भी कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर डी आर। तो ये अपने पिछली बार किया ही था, इसका वैल्यू कितना आता है, माइनस का अनंत से आर तक हल करने के बाद वैल्यू कितना आता है, के क्यू बटे स्मॉल आर। ठीक है, ये अभी अपने मान निकाला था 10 पीछे वाले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सतह के लिए, तो अगर सतह के लिए लिखूं तो स्मॉल आर किसके बराबर रखना है, कैपिटल है आर के। तो बिंदु टी अगर सतह पे हो तो उसके लिए बिंदु का बी का वैल्यू कितना आएगा, के क्यू बटे कैपिटल है आर। ठीक है, इसके अंदर मेन है आंतरिक बिंदु, जब स्मॉल आर छोटा हो किससे, कैपिटल आर से। तो जब बिंदु आंतरिक हो तो उस स्थिति के अंदर क्या बात की थी, आंतरिक बिंदु के लिए जो विभव है उसको कितने टुकड़ों में ज्ञात करना है, 2 टुकड़ों में। पहला कहां तक है, सतह तक, और सतह से बाद में कौन से बिंदु तक है, आंतरिक बिंदु तक। तो जैसे ये अगर कुचालक गोला है और इसके अंदर कहीं पे बिंदु P है, ये बिंदु P है, मैं अनंत से किसी आवेश को लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो उसका जो समाकलन है वो कितने टुकड़ों में किया जाएगा, 2 टुकड़ों में। यानी V के लिए पहले तो होगा माइनस का ई डॉट डी आर लिख रहा, क्योंकि कोण कितने डिग्री है 0, तो ई डी आर
अनंत से पहले कहां तक है, कैपिटल आर तक, और माइनस ई डी आर कैपिटल आर से कहां तक है, स्मॉल आर तक। ये कहां तक आ गया, सतह तक। तो इसका वैल्यू अभी निकालता आपने क्या आएगा, के क्यू बटे कैपिटल है आर, और माइनस ये जो है वो कौन से बिंदु के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए, और आंतरिक बिंदु के लिए ई का वैल्यू कितना आता है, ई का वैल्यू आता है के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात कितनी, 3, और आगे क्या आता है डी आर। किसी भी ऊंचाई गोले के लिए आंतरिक बिंदु के लिए ई का वैल्यू अपने निकाला था के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात 3। तो इसको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो है के क्यू बटे आर माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब तो बाहर आ सकता है, समाकलन किसका आर, और आगे क्या है डी आर। ठीक है, तो अगर इसको हल करूं मैं तो ये आ सकता है अपने पास के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू आर की घात कितनी 3, और आर का समाकलन क्या हो सकता है आर स्क्वायर बटे 2। कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर। इन सबका वैल्यू रख दो, तो ये आ गया अपने पास के क्यू कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे आर की घात कितनी 3, पहले आर स्क्वायर बटे 2 माइनस अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट। ठीक है, पहले आर स्क्वायर बटे 2 बाद में कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2। तो ये अपने पास के क्यू बटे आर तो कॉमन ले सकता हूं, इधर कितना बचा 1 माइनस ये बच गया 1 बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो बाहर आ गया, और अंदर अगर देखूं तो लघुत्तम कितना 2, तो आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हल करें तो ये बच गया के क्यू कैपिटल आर 1 माइनस आर स्क्वायर बटे कितने आर स्क्वायर है 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लघुत्तम लो, ये बच गया अपने पास के क्यू बटे आर, ये लघुत्तम अगर लें तो ये 2 आर स्क्वायर, ये कितना बच गया 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस है बार, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का। ये अपने पास बच गया के क्यू बटे कैपिटल आर, ये बच गया अपने 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बटे 2 आर स्क्वायर। इसको एक साथ अगर लिखे तो क्या बच गया अपने पास के क्यू आगे आया 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बटे में कितना 2 आर की घात कितनी 3। यह आता कौन से बिंदु के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए। ठीक है, तो अगर इस स्थिति के अंदर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे ये आर है, इसके 3 स्थितियां, एक आर बराबर हो आर के, एक आर छोटा हो किससे आर से, और एक आर बड़ा हो किससे आर से। और अगर ई देखूं तो ये अगर बिंदु पी देखूं तो इसकी सतह अगर देखूं मैं तो सतह के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए के क्यू बटे कैपिटल आर ग्रेटर देन आर देखूं तो उसके लिए क्या है व्युत्क्रमानुपातिक, तो जहां से क्या प्राप्त होगा आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आंतरिक बिंदु के लिए, तो आंतरिक बिंदु के लिए देखूं तो ये जो आर है वो आर स्क्वायर के सामने आ रहा है, लेकिन इसका माइनस का, इसलिए इसका का ग्राफ आता है परवलयाकार। ठीक है, तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा, अगर अपने किसी परवलय के अनुसार बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। इसलिए यहाँ पे ई और आर के मध्य अपने वो ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। पहले तो परवलय प्रकार का होता है क्योंकि माइनस वाला और आर स्क्वायर, और बाद में क्या आता है आयताकार अतिपरवलय। तो यहाँ पे अगर मैं पूचालक गोले के लिए बात करूं तो पूचालक गोले के जो बाह्य बिंदु और सतह के लिए वो तो चालक गोले के जैसा ही है, लेकिन अगर आंतरिक बिंदु के लिए बात करूं तो आंतरिक बिंदु के लिए थोड़ा सा क्या प्राप्त होगा अलग, क्योंकि इस स्थिति के अंदर अगर देखूं तो आंतरिक बिंदु पर ई का मान क्या होता है अलग होता है, किसके लिए कुचालक गोले के। ठीक है, इसलिए अपने को एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के लिए जब भी अपने चालक गोले या कुचालक या गोलीय कोष के लिए बात करें तो बाह्य बिंदु के लिए दिक्कत नहीं, सतह के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अंदर वाले बिंदु के लिए बात करें तो अंदर वाले बिंदु के लिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि आंतरिक बिंदु के लिए जब भी कार्य की बात करें तो उसके लिए उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो 2 टुकड़ों में टूटता है। तो यहाँ पे अपने को कार्य को भी कितने टुकड़ों में तोड़ना है 2 टुकड़ों में। ठीक है, पहला कहां तक है बाह्य बिंदु से कहां तक है सतह तक, और सतह से कौन से बिंदु तक है आंतरिक बिंदु तक। ठीक है, और उस आधार पे दोनों को कार्य को क्या करना है जोड़ना है, जिससे अपने को उस प्रक्रम के अंदर संपूर्ण कितना कार्य किया जाएगा उसका मान क्या कर सकते हैं